नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, भूगर्भ की आंतरिक बनावट या भूगर्भ की आंतरिक संरचना। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनके लिए यह सूचना है कि कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रतिदिन अपलोड किया जा रहा है। अभी तक 4 टॉपिक अपलोड किया गया है, जिसमें पहला भूगोल, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, विकास और महत्वपूर्ण शाखाओं के जन्म। दूसरा टॉपिक में ज्योग्राफिकल जो शब्दावलियां हैं जैसे ग्लोब, एटलस, मैप, स्केच मैप, हाइपोथेसिस, थ्योरी, मॉडल, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। तीसरे टॉपिक में ओरिजिन ऑफ अर्थ और चौथा टॉपिक शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आकृति कैसी है। आज यह 5वां टॉपिक है जिसमें भूगर्भ की आंतरिक बनावट हम लोग चर्चा करेंगे। पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर अधिकांश भाग में जल है जिसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, और एक भाग में यहाँ पर स्थल है जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर क्या चीजें हैं इसको देखकर इस नंगी आंख से भी समझा जा सकता है कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ जंगल है, कहाँ नदी है, कहाँ समुद्र है। ये पता लगाया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। लेकिन धरातल के अंदर एक कैसी है, पृथ्वी आंतरिक रूप में कैसी है, उसके अंदर की जानकारी को हम कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम निकाले जाते हैं या जो खनन केंद्र है जैसे कोयला या गोल्ड इत्यादि निकाले जाते हैं, ये कुछ ही गहराई तक, मैक्सिमम अगर हम लोग समझे तो मानो 4-5 किलोमीटर गहराई तक ही अपने मशीनों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो रेडियस है वह 6371 किलोमीटर है। इतनी गहराई पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये बड़ा असंभव सा बात है। कैसे कोई अंदर की बात बता सकता है कि पृथ्वी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस का बना हुआ है? किस गहराई पर क्या है, ये कैसे जाने? इसी टॉपिक पर आज हमारी चर्चा होगी। हालांकि 4-5 साल पहले सेम यही प्रश्न IAS में आया था कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्रदान करते हैं। हम लोग बोर्ड पर देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, मतलब पृथ्वी की जो संरचना है, पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है, उसको जानने का 3 ही स्रोत है, 3 ही विधियां हैं। एक है आर्टिफिशियल सोर्सेज, मतलब अप्राकृतिक जो साधन है उसके माध्यम से। अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत डेंसिटी अर्थात घनत्व, प्रेशर अर्थात दबाव, टेम्परेचर अर्थात तापमान, इसके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरा है एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। आप उसका प्रमाण ले सकते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। अगर हम जान जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि उसके अंदर कहाँ पर क्या है। और तीसरा सोर्स है नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल प्राकृतिक साधन। और प्राकृतिक साधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वोल्केनिक सोर्सेज और दूसरा है सिस्मोलॉजी। एक एक करके हम सभी पर चर्चा करेंगे। यही पॉइंट आया था IASPT में कि निम्नलिखित में से कौन से सोर्सेज हैं जो पृथ्वी की आंतरिक भाग की सही सही जानकारी प्रदान करती है। देखेंगे आप। सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिफिशियल जो सोर्सेज हैं, अप्राकृतिक जो स्रोत हैं, साधन हैं, उसको डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में अब हम समझेंगे। घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर क्या हमें पता चल सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की बनावट क्या है? इसे चित्र से समझते हैं। सबसे पहले घनत्व के बारे में दो चार पॉइंट हम जान लेते हैं। कैवेंडिश नामक व्यक्ति, कैवेंडिश नामक विद्वान 1798 में घनत्व मापन का प्रयास किया था, डेंसिटी मापने का प्रयास किया था। और इनका ये जो प्रयास है वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित था। इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। 5.48 गुना अधिक है, एक कैवेंडिश का कहना है। कुछ साल बाद पॉइंटिंग नामक एक व्यक्ति थे, पॉइंटिंग 1878 में ये अपने अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर बताया कि पृथ्वी का जो डेंसिटी है वह 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ये पॉइंटिंग के अनुसार है। 1950 के बाद सैटेलाइट अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा छोड़े गए, तो 1950 के बाद सैटेलाइट के द्वारा जो आंकड़े मिले हैं उस आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी का औसत एवरेज जो डेंसिटी है वह है 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम इस पृथ्वी की बात करते हैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर है। लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से एक पता चलता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में, ये जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर घनत्व 2.9 से 2.7 से 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर है। बीच के भाग वाला में 2.9 से 4.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और अंदर बिल्कुल आंतरिक भाग में घनत्व इसका 11 से 13 है। फिजिक्स के अनुसार सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है वह सॉलिड में होता है। तो घनत्व के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एकदम अंदर एक घनत्व अधिक बता रहा है, इसलिए अंदर का भाग, आंतरिक भाग अगर होगा कुछ तो वह सॉलिड होगा, ठोस होगा, क्योंकि वहाँ पर घनत्व 11 से 13 ग्राम घन सेंटीमीटर है वहाँ पर। तो इस आधार पर, डेंसिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो सुदूर सबसे अंतिम भाग है वह सॉलिड है,
वह ठोस है। इसी तरह से प्रेशर के आधार पर प्रेशर दबाव, धरातल पर दबाव बहुत ज़्यादा है। दबाव यहाँ पर प्रशांत महासागर, हिमालय, एंडीज, रॉकी, इन सब का दबाव ऊपरी भाग में है और दबाव की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद वह दबाव जो है वह अपना कार्य करना बंद कर देता है। तो पृथ्वी के अंदर अगर लिक्विड है, गैस है, अगर ऐसा है तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहे हैं, उस प्रेशर के बाद क्या वह लिक्विड लिक्विड रह जाएगा, वह गैस गैस रह जाएगा? ये पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होना चाहिए? तो प्रेशर के आधार पर कम से कम वह लिक्विड नहीं होगा। आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर यहाँ से आप 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंदर बढ़ जाता है। और पृथ्वी का रेडियस जो है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है। इतनी गहराई पर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा। अब उतनी अधिक टेम्परेचर पर एक चीज तो एकदम क्लियर है कि कम से कम पृथ्वी का आंतरिक भाग उस गहराई पर, उस टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होगा। वो या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। बड़ा अजीब सी बात है। डेंसिटी के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के बिल्कुल अंदर सॉलिड होगा क्योंकि डेंसिटी अधिक है। टेम्परेचर के आधार पर यह होता है कि इतनी अधिक टेम्परेचर है कि कम से कम वह सॉलिड नहीं होगा, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। तो ये आपस में ही कंफ्यूजन है डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर। तो इस आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में सही नहीं बता सकते हैं। अर्थात यह जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, यह फ्लॉप है पृथ्वी के अंदर की बात, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट के बारे में जानकारी देने से। दूसरा सोर्स है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके सिद्धांत। हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़े थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिया। लाप्लास महोदय का, कांट महोदय का ये हाइपोथेसिस है। लेकिन जितने भी हाइपोथेसिस दिया गया उस समय के साथ उसको गलत साबित कर दिया गया। तो जिसकी उत्पत्ति ही विवादित है, जिसकी उत्पत्ति ही सही कारण नहीं बताता है, वह पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी सही कैसे बता सकता है। अतः इस आधार पर भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी हाइपोथेसिस है, कांट ने क्या कहा, लाप्लास ने क्या कहा, ये सारे टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो फिर पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी कैसे मिलती है? इसका कारण है, सोर्स है वोल्केनिक सोर्स और सिस्मोलॉजी। थोड़ा सा हम वोल्केनिक सोर्स पर आते हैं। यह प्रत्यक्ष साधन है, प्रत्यक्ष कारक है। धरातल के अंदर से जब पिघले हुए पदार्थ धरातल के बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। धरातल के अंदर, जमीन के अंदर जो पिघला हुआ गर्म पदार्थ है उसे हम मैग्मा कहते हैं।
और यही मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो वह लावा कहलाता है। ये लावा या मैग्मा जब धरातल के ऊपर से निकलता है तो वहाँ पर एक कटोरे आकार की आकृति बन जाती है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। और जब क्रेटर बड़ा हो जाए या कई क्रेटर आपस में मिल जाए तो आकार बड़ा ले लेगा, तो बड़े आकार के क्रेटर को कालडेरा कहते हैं। इस क्रिया के दौरान धरातल के अंदर से पिघले पदार्थ निकलते हैं, अलग अलग गैस, सॉलिड, सरसों के दाने से लेकर विशाल विशाल चट्टान निकलते हैं। एक ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से ये तो पता चल जाता है कि धरातल के अंदर जल है, लिक्विड है, गैस भी है और ठोस भी है, सॉलिड भी है, लेकिन वह कौन कितनी गहराई पर है ये पता नहीं चलता है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आप अपने घर में बोरिंग कराते हैं, कल के लिए, नल के लिए बोरिंग कराते हैं। ये बोरिंग आपके यहाँ 100 फीट 200 फीट हुआ। जहाँ पर बोरिंग हो रहा है, मान लिया जाए ये पाइप है, जहाँ पर बोरिंग हो रहा है उसके अगल बगल पानी भी गिरा हुआ रहता है, जमीन के अंदर से निकलता है, कंकड़ पत्थर भी निकलता है, कीचड़ भी निकलता है, उतनी गहराई पर जाने पर गैस भी है। मतलब ये पता चलता है कि अंदर में विभिन्न प्रकार की गैस है, पानी भी है, लिक्विड है, ठोस सॉलिड भी है, लेकिन कौन कितनी गहराई पर है ये पता नहीं चलता है। सेम यही चीज ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया ये बताने में सक्षम है कि पृथ्वी के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों है, लेकिन ये तीनों किस गहराई पर है यह स्पष्ट नहीं करता है। तब कौन सा है साधन जो पृथ्वी के अंदर हर एक इंच की सही सही जानकारी देता है? वह है सिस्मोलॉजी, वह है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो धरातल के अंदर की सही सही जानकारी प्रदान करता है। भूकंप है क्या? अर्थक्वेक क्या है? भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भू जोड़ कम। भू का मतलब भूमि, पृथ्वी, कंप का मतलब कंपन, भूमि में कंपन। जब किसी कारणवश भूमि में अचानक कंपन होने लगे तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप के कई कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण जो है वह है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्या है इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। धरातल के अंदर से जिस स्थान से भूकंपीय तरंग निकलता है उसको फोकस कहा जाता है। जमीन के अंदर आप जहां हैं इसके अंदर से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की गहराई से जहां से भी भूकंपीय तरंग निकलता है उसको हम फोकस कहते हैं। फोकस को ही हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसी जगह को, इसी का दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। और हाइपोसेंटर या फोकस को ही सिस्मिक फोकस कहा जाता है, सिस्मिक फोकस। और हिंदी में इसे ही अवकेंद्र, भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है। इसको याद रखना होगा। सामान्य पुस्तकों में सिर्फ फोकस के बारे में दिया हुआ है कि धरातल के अंदर वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस कहते हैं। लेकिन आप हाइपोसेंटर, सिस्मिक फोकस, अवकेंद्र, भूकंप उद्गम केंद्र इसको भी याद रखेंगे। ये जो भूकंपीय तरंग है
कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर सबसे पहले पहुंचेगा, और जहां सबसे पहले पहुंचेगा उसे ही एपी सेंटर कहा जाता है। एपी सेंटर, ये सरफेस है, ये धरातल है, यहाँ पर ये सबसे पहले पहुँचेगा, इसको एपी सेंटर कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। कई बार ऐसा न्यूज में आप पढ़े होंगे कि उत्तराखंड में या पूर्वांचल में भूकंप आ गया और भूकंप का केंद्र जो था इस स्थान पर था, तो केंद्र यही एपी सेंटर कहलाया। एपी सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकल डेप्थ कहा जाता है। ये फोकल डेप्थ है, कितनी गहराई पर है, 50 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, कितनी गहराई पर है, यही फोकल डेप्थ कहलाता है। भूकंप से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उसको आपको जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहला है सिस्मिक वेव्स। भूकंप के दौरान जो तरंगे धरातल के अंदर से निकलती है, जो तरंगे फोकस से निकलती है, उन सभी तरंगों को सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये झटका जो लगता है ना, वो सिस्मिक वेव है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में भूकंपीय तरंग, वो है। एक है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? ये भूकंपीय जो तरंग है उसको जिस मशीन पर अंकित किया जाता है, जिस मशीन से नापा जाता है, जिस मशीन पर वो छपता है वो तरंग, उसे ही हम सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र पर होता है वही है सिस्मोग्राफ। और सिस्मोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। सिस्मोलॉजी यह एक साइंस है, यह एक विज्ञान है। सिस्मोलॉजी उस विज्ञान को कहा जाता है जिसमें सिस्मिक वेव्स अर्थात भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये भी याद आपको रखना पड़ेगा, आइसोसीमल लाइन। ये आइसोसीमल लाइन क्या है? जब भूकंप आता है तो उसकी जो आघात है अलग अलग जगहों पर, उसका जो प्रहार है, उसका जो प्रभाव है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। समान आघात वाले स्थानों को मानचित्र पर मिलाने वाली रेखा को आइसोसीमल लाइन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि बिहार में भूकंप आ गया और गया, पटना, औरंगाबाद, नवादा, ये ऐसे इलाका है जहां पर एक समान आघात हुआ है, तो मानचित्र पर इसको मिलाने वाली रेखा को आइसोसीमल लाइन कहते हैं। और होमोसीमल लाइन क्या है? होमोसीमल लाइन भी मानचित्र पर दर्शाया जाता है। कई स्थानों पर भूकंप आया तो एक ही समय में कई स्थानों पर आने वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखा को होमोसीमल लाइन कहा जाता है। ये जैसे आप उदाहरण दिए कि गया, पटना, औरंगाबाद, नवादा, ये सब जगह एक ही समय में आया, तो इसको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है इसे ही होमोसीमल लाइन कहा जाता है। ये रीचर और रिक्टर स्केल क्या है? बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये रीचर और रिक्टर दोनों एक ही है। रीचर और रिक्टर स्केल, इस पर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है और यह तीव्रता 0 से 9 तक मापी जाती है। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि इस स्थान पर भूकंप आया, उसकी तीव्रता इतनी थी, तो ये तीव्रता जो है रीचर या रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और एक और स्केल है जिसको मर्सेली या मर्केली, दोनों एक ही है, कहीं मर्सेली कहीं मर्केली लिखता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है।
ए भी भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापता है और इस पर 1 से 12 अंक तक भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ये जो भूकंपीय तरंग है 2 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है भूगर्भिक तरंग और दूसरा को कहा जाता है धरातलीय तरंग। एक जमीन के अंदर, एक पृथ्वी के अंदर चलता है जिसको बॉडी वेव या भूगर्भिक तरंग कहते हैं, और दूसरा है उसके ऊपर धरातल पर चलते हैं, धरातलीय तरंग या सरफेस वेव कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे जो हैं इसको 2 भाग में बांटा गया, रैले तरंग और लौ तरंग। हालांकि रैले तरंग जो है इसका नामकरण लॉर्ड रैले ने रखा है और लौ तरंग जो है इसका नामकरण AEH लौ महोदय ने किया है। ये याद रखना है, नेट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन रेलवे, SSC, BPSC इन सब के लिए मेजर ये 3 वेव आपको याद रखना है। P वेव है, S वेव है और L वेव है। प्राइमरी, सेकेंडरी और ये जो है लॉन्ग पीरियड वेव है L से। प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग पीरियड वेव P, S और L वेव है। कई बार प्रश्न जो है ये इसके दूसरे नाम से संबंधित पूछ देता है। P वेव का दूसरा नाम क्या है, S वेव का दूसरा नाम क्या है, L वेव का दूसरा नाम क्या है, ये पूछ देता है। इसके लिए मैंने एक कोड सिस्टम यहाँ विकसित किया। P वेव को PLC कहते हैं, ये कहते नहीं है, ये सिर्फ हम लोग का विकसित किया हुआ है। PLC प्राइमरी लॉन्गिट्यूडनल कंप्रीजनल वेव है। P वेव को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव है। P वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। P वेव को क्या कहते हैं, कंप्रीजनल वेव है। उत्तर प्रदेश PT में ये आ चुका है। पहले जब ऑप्शनल रहते थे और GS का एग्जाम होता था उस जमाने में जियोग्राफी पेपर में एक कंप्रीजनल पूछ चुका है। नेट इत्यादि के लिए, प्रवक्ता के लिए भी ये बार बार पूछे जाते हैं। एस वेव क्या है, एस वेव को STD कहते हैं। STD, एस सेकेंडरी, T ट्रांसवर्स और D डिस्टॉर्शनल, D से डिस्टॉर्शनल, ये सब एस वेव का नाम है। एल वेव को LS कहते हैं। LS लॉन्ग पीरियड वेव और सरफेस वेव है। इसका ये अलग अलग नाम है, ये आपको जानना होगा। ये दिया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। ये PSL वेव जो है इसमें P जो है सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है। P का ये सबसे पहले यहां से निकलता है और एपी सेंटर पर पहुंचता है। P ये सबसे तेज गति वाला होता है। P यह सॉलिड में, ठोस में, लिक्विड में, दोनों में चल सकता है, लेकिन लिक्विड में इसका चाल जो है, गति जो है वह धीमी हो जाता है। ये कम खतरनाक है, सबसे कम खतरनाक है। एस वेव जो है ये मध्यम गति का होता है। ये फोकस से P वेव के बाद निकलता है, एपी सेंटर पर P वेव के बाद जाता है। सॉलिड में तो ये चलता है, लेकिन जहां भी जमीन के अंदर लिक्विड मिलता है वहां पर ये जाता ही नहीं है, रास्ता बदल देता है, रास्ता चेंज कर देता है। ये थोड़ा खतरनाक है, P वेव से ज़्यादा खतरनाक है। एल वेव जो है इसकी गति सबसे कम है, ये सबसे अंत में उत्पन्न होता है और सबसे अंत में पहुंचता है एपी सेंटर पर, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। PSL वेव है। इनकी अलग अलग बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ अन्य भूकंपीय तरंग भी हैं, जैसे
पीजी वेव है, एसजी वेव है। ये जो वेव है इसकी खोज जेफरीज महोदय 1906 में किए थे। जब क्रोशिया के कल्पा घाटी में भूकंप आया था तो उस समय इन्होंने एक नया भूकंपीय तरंग की खोज की जिसको पीजी और एसजी कहा गया। इसी तरह से एक अन्य वेव है पी स्टार एस स्टार। इसकी खोज 1923 ईस्वी में कोनार्ड महोदय ने किया था जब टायर्न में भूकंप आया था। ये बहुत सारे भूकंपीय तरंग है। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पी वेव है, एस वेव है और एल वेव है। इसी तरह पीजी वेव है, एसजी वेव है। इसी तरह पी स्टार, एस स्टार। इन सब तरंगों की उत्पत्ति, इनकी गति, इनका चलने का जो सीमा है, ठोस में कितना, लिक्विड में कितना, ये अलग अलग विशेषताएं हैं। और ये सब विशेषताएं सिस्मोग्राफ पर अंकित होता है। जैसे ही ये रेड कलर वाला मान लिया जाए वेव है, ये चला और कुछ दूर गया, इसका स्पीड अधिक है, ये पता चल रहा है सिस्मोग्राफ पर कि यह पी वेव है। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद इसकी चाल धीरे धीरे हो गई, कम हो गई और यहाँ से चला फिर एस वेव। और जैसे ही जहाँ से पी वेव का चाल धीमा हुआ वहाँ ये गया ही नहीं, रास्ता चेंज कर लिया। तो सिस्मोग्राफ पर देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इतनी गहराई पर लिक्विड है क्योंकि वहाँ पर पी वेव है की गति कम हो गई और एस वेव है उसमें प्रवेश ही नहीं किया। इस आधार पर धरातल के अंदर हर एक इंच जगह की सही सही जानकारी विद्वानों ने पता लगा लिया है। और अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ के द्वारा यह बताया गया कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी की रेडियस 6371 किलोमीटर है, उसके अंदर ठोस भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। और इसको अध्ययन करने के लिए वो संपूर्ण पृथ्वी को 3 लेयर में बांटे हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जैसा कि हम लोग चर्चा किए, रेडियस इसका 6371 किलोमीटर और इसको 3 भाग में बांटा गया। क्रस्ट, ये 100 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट है। मेंटल 2900 किलोमीटर और उसके बाद 6300 किलोमीटर तक एक कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर। लेकिन इस क्रस्ट मेंटल कोर, एक क्रस्ट की अपनी खासियत है। धरातल की सबसे ऊपरी भाग, धरातल पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इसका सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है। इसी पर महादेश है, इसी पर महासागर है। हालांकि इसकी मोटाई कितनी है इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सर्वमान्यता के अनुसार इसकी मोटाई 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के भाग को मेंटल कहा जाता है। लेकिन क्रस्ट और मेंटल के बीच इस 100 किलोमीटर की गहराई पर डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है और इस असंबद्धता को मोह डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया मोह डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। इसी तरह मेंटल और कोर, मेंटल जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक है और कोर 2900 किलोमीटर से प्रारंभ होकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। अब यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी आता है और इस डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अब पूछा जाए कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है, ये अगर पूछा जाए तो यह मेंटल और कोर के बीच में है। ये प्रश्न आते हैं, लेकिन और इसको डीपली समझते हैं। और डीपली समझेंगे तो मेंटल को 2 भाग में किया गया। एक क्रस्ट है,
क्रस्ट को सबसे पहले दो भाग में किया गया, 50 किलोमीटर की गहराई पर। एक अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। मेंटल को दो भाग में किया गया, 1000 किलोमीटर की गहराई पर। अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। और कोर को, एक कोर जो है, इसको भी दो भाग में किया गया, अपर कोर, लोअर कोर, 5150 किलोमीटर। अब प्रश्न यह उठता है कि जब अपर और लोअर हो गया तो उसके बीच भी कोई डिसकंटिन्यूटी होगा, और इसको समझने के लिए हम इस चित्र को देखेंगे। यहां पर ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है, पहले इसको देखेंगे। पहले तो ये कि यह क्रस्ट है, बीच का भाग मेंटल है, नीचे का भाग कोर है। मोहर डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा मोहर डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा सही होगा अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में है। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है 100 किलोमीटर तक, और क्रस्ट को दो भाग में बांट दिए 50 किलोमीटर के पास, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। और दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वह है कोनराइड डिसकंटिन्यूटी। कोनराइड डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। अब आता है मोहर डिसकंटिन्यूटी। ये मोहर डिसकंटिन्यूटी जो है कहाँ है? क्रस्ट और मेंटल के बीच। ये सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही क्या होगा? लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। मेंटल को दो भाग में बांटे, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और दोनों के बीच में डिसकंटिन्यूटी जो है वह है रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी। ये याद रखना है आपको, रेपेटिव। लोअर मेंटल और अपर कोर, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग या विचर्ट डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? मेंटल और कोर के बीच में, और इसको डीपली जानेंगे तो लोअर मेंटल, अपर कोर के बीच में ये है। अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी है या ट्रांजिशन डिसकंटिन्यूटी है। ये एग्जाम में पूछता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वर्गों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसी तरह से एक विद्वान हुए श्वेस महोदय। श्वेस महोदय पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भाग में बांटते हैं। सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहते हैं, बीच वाले भाग को सीमा कहते हैं, और आंतरिक भाग को नीफे कहते हैं। जो क्रस्ट है वही यहाँ पर सियाल है, जो मेंटल है वही यहाँ पर सीमा है, और जो कोर है वही यहाँ पर नीफे है। सियाल SI सिलिकॉन और Al एल्युमिनियम से बना है। एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता है इसमें। ये धरातल जो हम लोग जिस पर रह रहे हैं, महाद्वीप, इसी सियाल पर है। महासागर इसी पर है, ये सियाल। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है। नीफे, निफेल, निकेल और फेरस या फेरियम से बना है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे, ये लगभग एक ही है। ये श्वेस महोदय के अनुसार, ये अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। इसी तरह एक आर्थर होम्स महोदय हैं। इन्होंने क्या किया कि सियाल और सीमा के ऊपरी भाग को ले लिया। सियाल और सीमा को मिलाकर क्रस्ट कहते हैं, और सीमा के निचली भाग और नीफे को मिलाकर सब स्ट्रेटम कहते हैं। होम्स महोदय के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग 2 वर्गों में है, क्रस्ट,
और सबस्ट्रेटम। स्वेस महोदय के अनुसार सियाल, सीमा, निफे। अंतर्राष्ट्रीय भूगोलवेताओं के अनुसार क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी है और इस माध्यम से क्रस्ट कैसा है, ये चूंकि विषय वस्तु बहुत लंबा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे, उसमें बहुत सारे मटेरियल है। इस पर फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमको ये बताना था कि हम पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्सेज थे, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इनके आधार पर हम पता नहीं लगा सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं या सिद्धांत है, उसके आधार पर भी हम पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज, वोल्केनिक जो सोर्सेज और सिस्मोलॉजी है, इसमें भी वोल्केनिक जो सोर्सेज हैं, इसके आधार पर सिर्फ यह पता चलता है कि धरातल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठोस, द्रव या गैस। लेकिन एकदम सही जानकारी भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पता चलता है। आईएएस में यही प्रश्न आया था, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि भूकंप जीएस में आया है। आपको याद रखना पड़ेगा, 4-5 साल पहले का क्वेश्चन है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और इसमें आंसर क्या होगा, पृथ्वी की आंतरिक भाग की सही जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो एकमात्र साधन जो है वह है भूकंपीय तरंग या सिस्मोलॉजी। इस आधार पर आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी कैसे प्राप्त किया जाता है। ये चैप्टर आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, बीए पार्ट 1 में पढ़ना है, पीजी में पढ़ना है, जिनका जियोग्राफी पेपर है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जियोग्राफी मेंस में रखते हैं तो ये आपका मेंस में बीपीएससी, यूपी, आईएएस हर जगह पढ़ना है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आईएएस से लेकर एलडीसी तक हर एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाता है। ये मेरा प्रयास कैसा है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर हम बात करेंगे। लैटीट्यूड को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लैटीट्यूड की संख्या 180, कुछ 181, कुछ 179, कुछ 178। हकीकत में रेखाएं हैं कितनी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।